नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड बाय चिरंजीव गंगवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको जितने भी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं या शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं या फिर PGT शिक्षा शास्त्र है, उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पर चर्चा विचर्चा की जाती है। उसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जो प्रत्येक वर्ष सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है, जिसका नाम है अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो आपका समय ख़राब ना करते हुए हम आपके लिए इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। आप समझिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। इसके अलावा भी आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। टॉपिक को शुरू करने से पहले हमको थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि अधिगम का स्थानांतरण। जैसा कि आप सब पढ़ चुके हैं कि अधिगम माने क्या होता है, आप सभी को पता है कि अधिगम माने होता है सीखना, है नहीं? बताया था आपको कि अधिगम माने होता है सीखना। और स्थानांतरण माने क्या होता है? स्थानांतरण माने होता है एक स्थान से, स्थानांतरण माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ये क्या होता है? ये स्थानांतरण होता है। तो समझिए टॉपिक को कि अधिगम माने सीखना और स्थानांतरण माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो यहाँ पर कौन जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर? सीखना जाएगा। कौन जाएगा? सीखना जाएगा। यानी जो हमने सीखा है वो क्या करेंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह पर भेजेंगे उसको। तभी इस टॉपिक को क्लियर यहीं से ही हो जाता है कि अधिगम का स्थानांतरण क्या है, कि इसमें हमारा जो सीखना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। बाकी इसको हम आगे क्लियर करते हैं। लिखा है कि अधिगम के स्थानांतरण से तात्पर्य होता है किसी सीखे हुए ज्ञान अथवा क्रिया का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। लिखा है कि अधिगम के स्थानांतरण से तात्पर्य होता है किसी सीखे हुए ज्ञान अथवा क्रिया का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। वही हमने आपको अभी ऊपर बताया था कि इसमें क्या होता है कि सीखा हुआ ज्ञान, एक जगह से हमने कोई ज्ञान लिया है, सीखा है, प्राप्त किया है, और हम उसका अन्य परिस्थितियों में, दूसरी परिस्थितियों में जब हम उसी ज्ञान की सहायता लेते हैं, या हमारा जो एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान है वो दूसरी परिस्थिति में जब हम कोई ज्ञान अर्जित करने जाते हैं उसको प्रभावित करता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। दूसरे शब्दों में किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का किसी अन्य विषय या परिस्थिति में ज्ञान अर्जित करने में उपयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का किसी अन्य विषय या परिस्थिति में उपयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। इस प्रकार आगे देखिए, इसी प्रकार किसी क्रिया अथवा कुशलता को प्राप्त करने में लिया गया प्रशिक्षण भी अन्य क्रिया अथवा कुशलता के प्रशिक्षण में उपयोग किया जाता है। इसे हम प्रशिक्षण का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। फिलहाल हमको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, हमें सीधा सा अधिगम से मतलब है। अधिगम का स्थानांतरण हमको यहाँ से पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है यहाँ से? अधिगम का स्थानांतरण पढ़ना है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो आपने जाना कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ये होता है कि जब हम एक जगह पर सीखा गया ज्ञान कहीं अन्य दूसरी जगह पर उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, या हमारा एक जगह पर सीखा गया ज्ञान किसी नवीन ज्ञान को सीखने में उसको प्रभावित करे, तो ये अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखें, परिभाषाओं की अगर हम बात कर लें तो परिभाषा इसकी क्रो एंड क्रो ने दी है। क्रो एंड क्रो ने इसकी क्या परिभाषा दी है देख लीजिए।
देखिए क्रो एंड क्रो की परिभाषा की बात करें, साधारणतः अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव या कुशलता का ज्ञान प्राप्त करने की आदत का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही अधिगम प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, परिभाषा सुन लीजिए एक बार फिर से आप लोग। क्रो एंड क्रो ने इसकी परिभाषा क्या दी है? साधारणतः अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव या कुशलता का ज्ञान या कार्य करने की आदत का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही अधिगम प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, परिभाषा यहाँ से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परिभाषा इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपको याद करना था कि अधिगम स्थानांतरण होता क्या है, वो याद कर लीजिए कि जब हम एक जगह पर सीखा गया ज्ञान कहीं दूसरी जगह कार्य करने में उस ज्ञान का जो हमने पहले सीखा है उसका प्रयोग दूसरे ज्ञान को, किसी नवीन ज्ञान को करने में करते हैं, तो ये अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। इसके बाद आगे देखें, इसका जो फिर पूछा जाता है क्वेश्चन कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि जो हमारा अधिगम का स्थानांतरण है वो कितने प्रकार का होता है। तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देखिए कि अधिगम का स्थानांतरण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है नहीं? अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। रट लीजिए इसको, याद कर लीजिए इसको कि अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं अधिगम स्थानांतरण के? पहला है अधिगम का धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा है अधिगम का ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण, और तीसरा है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, जिसको हम कहते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक बार फिर से सुन लेते हैं कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों की बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करेंगे तो अधिगम का स्थानांतरण जो होता है 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है अधिगम का धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण, जिसको हम पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। दूसरा होता है अधिगम का ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण, जिसको हम नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। और तीसरा होता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, जिसको हम जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार आपको याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है 2 प्रकार से, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। 3 ये दिए होंगे, एक कोई दूसरा दिया होगा, आपको ये याद करना है। और फिर उसके बाद ये पूछता है कि अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि अधिगम का स्थानांतरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं, इन तीनों प्रकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो पहला टाइप था हमारा अधिगम स्थानांतरण का, अधिगम का धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, धनात्मक या सकारात्मक। आगे परिभाषा पढ़ेंगे इसकी, जो परिभाषा है, जो थ्योरी लिखी हुई है उसको पढ़ेंगे, आगे क्लियर हो जाएगा। जब किसी एक विषय में अर्जित ज्ञान अथवा कुशलता के प्रयोग से दूसरे विषय के ज्ञान और कुशलता के अर्जन में सहायता मिलती है तो इस प्रकार के स्थानांतरण को अधिगम का धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। देखिए, केवल आपको कुछ याद नहीं करना है, यहाँ पर केवल आपको इतनी सी चीज याद करनी है कि अधिगम का धनात्मक और सकारात्मक स्थानांतरण और ये सहायता। ठीक है, धनात्मक और सकारात्मक, इसमें क्या होगा? अधिगम के धनात्मक और सकारात्मक स्थानांतरण में क्या होगा कि एक जगह पर जब हमने कोई ज्ञान सीखा है और दूसरे जगह पर हम कोई नया ज्ञान सीखने जाते हैं तो पहले वाला ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में क्या पहुंचाएगा? सहायता पहुंचाएगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। बस इतनी सी बात आपको याद करनी है। यहाँ पर जो धनात्मक है, सकारात्मक है, उसमें आपको इतनी सी बात याद करनी है कि जब हमने किसी विषय को ले लें या किसी अन्य कार्य में ले लें कि वो हमको अच्छे से आता है और उसी से संबंधित हम कोई दूसरा कार्य करने जाएं तो हमको क्या मिले? पहले वाला जो काम था वो हमारे नवीन ज्ञान को सीखने में फायदा पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है, सहायता मिलती है, तो ये अधिगम का सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं। उदाहरण क्या कहेगा कि जैसे लिखा है
कि जैसे यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है कि जैसे गणित विषय के ज्ञान का भौतिकी के ज्ञान के अर्जन में सहायक होना। आपने देखा होगा कि आप अगर गणित के स्टूडेंट रहे होंगे तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों विषय होते हैं, आपस में बहुत अंतः संबंधित होते हैं। पूरे मैथ का प्रयोग हम करते हैं फिजिक्स को पढ़ने में, चाहे जोड़ हो, घटाना हो, अवकलन है, समाकलन है, जाने क्या क्या होता है उसमें, तो वो सब मैथ में होता है, पढ़ते हम मैथ में है, लेकिन उस मैथ का यूज हम कहाँ करते हैं, फिजिक्स को पढ़ने में। तो ये क्या कहलाएगा, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। पढ़ा हमने गणित में, लेकिन गणित में पढ़ने का फायदा हमको कहाँ मिला, फिजिक्स में मिला, भौतिकी में मिला। तो गणित के ज्ञान ने हमारा जो फिजिक्स है वो सरल बना दिया। आपने देखा भी होगा कि जो गणित के बच्चे होते हैं वो फिजिक्स लेते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स आसान बन जाती है उनके लिए। क्यों बन जाती है, इसी वजह से, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कारण। ठीक है, दूसरा उदाहरण, साइकिल चलाना जानने पर स्कूटर या बाइक चलाना आसानी से सीख लेना। जनरली हम लोगों ने सबसे पहले कोई पैदा होते ही बाइक नहीं चलाने लगते हैं, ठीक है ना, एक क्रम होता है, स्टेप होता है। सभी लोग पहले साइकिल चलाए होंगे, साइकिल चलाने के बाद धीरे धीरे, साइकिल चलाने में भी स्टेप होते हैं, पहले कैंची चलाई, फिर डंडा चलाया, फिर गद्दी चलाई, और फिर कहीं फिर तो जाने क्या क्या चलाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए। साइकिल चलाना अगर हम जानते हैं और हम स्कूटर या बाइक चलाना चाहते हैं तो साइकिल चलाने का लाभ हमको कहाँ मिलेगा, स्कूटर या बाइक चलाने में हमको मिलेगा। ठीक है ना, तो ये भी अधिगम का धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण को बताता है। इसके अलावा और उदाहरण लिखा हुआ है, कार चलाना सीखने के प्रशिक्षण का अन्य वाहनों को चलाने में सहायक होना। आप अगर कार चलाना जानते हैं तो आप स्कूटर तो चला ही लेंगे यहाँ पर साइकिल वाला। अगर कार चलाना जानते हैं तो आप बस चलाइए, ट्रैक्टर चलाइए, ट्रक चलाइए, इसमें भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। चलाना कार जानते थे, लेकिन हमने अगर बस चलाई तो कार चलाने का फ़ायदा हमको मिलेगा बस चलाने में भी। तो ये क्या कहलाएगा, अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। तो आप अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण समझ गए। एक बार फिर से सुन लीजिए कि धनात्मक और सकारात्मक, कुछ नहीं करना है आपको, केवल यहाँ दो शब्द याद करने हैं। पहला शब्द है धनात्मक और सकारात्मक स्थानांतरण, और मैंने आपको बताया था इसमें आपको याद करना है सहायता। ठीक है, कि जब भी धनात्मक और स्थानांतरण कब होगा, जब हम एक जगह पर कोई काम करना जानते हैं और कोई दूसरा काम करने जाएंगे तो पहले वाले ज्ञान दूसरे काम को करने में सहायक होगा। तो ये हमको क्या कहलाएगा, अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण। उदाहरण से भी पूछ लेता है कि बताइए, एक व्यक्ति साइकिल चलाना जानता है और उसको साइकिल चलाने का फायदा तब मिलता है जब वो स्कूटर या बाइक चलाता है। बताइए यह अधिगम के कौन से स्थानांतरण का उदाहरण है। तो आप तुरंत उसका आंसर लगा देंगे कि ये अधिगम के धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद जो ये लिखा है, अधिगम का धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण निम्नलिखित प्रकार का होता है। इसको जरा हम अभी स्किप करेंगे, इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमने आपको बताया कि अधिगम का धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। इसके आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा टाइप है इसका, अधिगम का ऋणात्मक या नकारात्मक। ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा ठीक कर लें, करेक्शन कर लीजिए। नकारात्मक लिखा हुआ है, ये नकारात्मक लिख लीजिए यहाँ पर, नकारात्मक, टाइपिंग मिस्टेक है ये। अधिगम का ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण, जिसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब कोई सीखा गया ज्ञान हम जिसको जानते हैं, कर लेते हैं, और कोई दूसरा काम करने जाएं तो पहले वाला काम क्या करा, दूसरे वाले जो नया कार्य है उसको करने में हमको दिक्कत पहुंचाए, है नहीं, थोड़ा दिक्कत हो हमको कि पहले वाला काम हम जानते हैं, दूसरा काम करने जाए तो हमको बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, तो वहाँ पर अधिगम का ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाता है। जैसे हमने आपको वहाँ पहले बताया था कि सकारात्मक और सकारात्मक वाला या धनात्मक वाला, वहाँ पर क्या था, मदद था, और यहाँ पर क्या होगा, ये है लिखा हुआ बाधा या कठिनाई। पहले वाले में मदद करेगा, दूसरे वाले में बाधा पहुँचाएगा या कठिनाई उत्पन्न करेगा। तो वही लिखा है, जब कोई
सीखा गया ज्ञान अथवा कुशलता किसी दूसरे कार्य के अधिगम में कठिनाई या बाधा उत्पन्न करने लगे तो यह अधिगम का ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे विज्ञान वर्ग के शिक्षार्थी को कला वर्ग के विषयों को समझने में कठिनाई का अनुभव होना, है नहीं। जो विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट्स होते हैं, जो गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उनको जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, या जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनको विज्ञान वर्ग के विषयों को पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा है, लिखा है कि वर्ष बदल जाने पर भी कुछ समय तक पुराना वर्ष डालते रहना। ठीक है। जनरली होता क्या है जब सन बदलती है तो क्या होता है, जब सन बदलती है, डेट बदलती है तो क्या होता है, आपने देखा होगा अभी नया साल आया था, ये वाली डेट आई थी जब 1/1/2022, ये वाली जब अभी आया था, इससे पहले कौन सी डेट थी, 31/12/2021, ये वाली डेट थी। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब ये वाली डेट आती है तो ये 21 ही डालते रहते हैं। कुछ दिन तक ऐसा होता है कि 22 नहीं डालते हैं, 21 ही डालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे रट गया होता है हमको। तो ये अधिगम का ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, भारत में कार चलाना जानने पर भी विदेशों में कार चलाने में कठिनाई होना। भारत में हम अगर कार चलाते हैं तो जो हमारी भारत में जो कार होती है उसका कार चलाने का जो स्टीयरिंग होता है वो हमारा राइट साइड में होता है, जबकि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं या और कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो कार है उसका जो स्टीयरिंग होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है। तो अगर आप इंडिया में कार चलाना जानते हैं और विदेश में कार चलाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप फिर भी कार चलाना जानते थे, कार चलाना जानने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये अधिगम के ऋणात्मक स्थानांतरण का उदाहरण होगा। तीसरा देख लेते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तीसरा देख लेते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तीसरा देख लेते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अधिगम का शून्य स्थानांतरण क्या होता है, ये देखिए। अधिगम का शून्य स्थानांतरण, जब एक कार्य का प्रशिक्षण किसी दूसरे कार्य को सीखने में ना तो सहायता ही करता है और ना ही बाधा ही उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण को अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं। बहुत स्पष्ट है ये कि जब शून्य, न्यूट्रल, जीरो, बेकार है नहीं, कि पहला काम कोई जाने हो, नया काम करने जा रहे हो तो पहले वाला काम ना ही बाधा उत्पन्न करेगा ना ही फायदा पहुंचाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सबसे बढ़िया यही है। ठीक है, कि कोई लेना देना नहीं, कि पुराने काम से कोई मतलब नहीं, ना वो फायदा पहुंचाएगा ना ही वो आपको बाधा पहुंचाएगा, कठिनाई पहुंचाएगा। सीधी सी बात है भैया, इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जब एक जगह पर सीखा गया कार्य दूसरी जगह पर सीखे गए कार्य को कोई भी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाता है, ना ही सहायता पहुंचाता है, कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, प्रभावित नहीं करता है, बताइए यह अधिगम के किस प्रकार के, अधिगम स्थानांतरण के किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह अधिगम के शून्य स्थानांतरण का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि शून्य स्थानांतरण का क्या कारण हो सकता है? तो शून्य स्थानांतरण का क्या कारण हो सकता है वो भी देख लीजिए। शून्य स्थानांतरण का क्या कारण हो सकता है, लिखा है इस शून्य स्थानांतरण का एक कारण यह हो सकता है कि पहले कार्य की प्रकृति का दूसरे कार्य की प्रकृति से कोई संबंध ना हो। ठीक है। पहले कार्य की प्रकृति का दूसरे कार्य की प्रकृति से कोई संबंध ना हो, एक दूसरे से मतलब नहीं हो। जैसे भूगोल का ज्ञान भौतिकी की समस्या को नहीं सुलझा सकता। आपको भूगोल बहुत अच्छा आता है, ज्योग्राफी आती है, अब आप कहो कि हम ज्योग्राफी पढ़ के भौतिकी पढ़ लें, फिजिक्स पढ़ लें, तो आप बहुत पढ़ नहीं पाएंगे। ज्योग्राफी का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा आपको भौतिकी को पढ़ने में। ठीक है। तो भूगोल का ज्ञान भौतिकी के ज्ञान को पढ़ने में ना ही बाधा उत्पन्न करेगा
और ना ही आपको कोई प्रकार का लाभ पहुंचाएगा। तो ये कौन सा स्थानांतरण का उदाहरण है? शून्य स्थानांतरण का उदाहरण ये होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ हमने आपकी पीछे छोड़ दी थी, हमने आपको बताया था, फिर से सुन लीजिए। हमने आपको बताया था कि अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का बताया हमने आपको? अधिगम का स्थानांतरण हमने आपको 3 प्रकार का बताया। तीनों प्रकार पढ़ लिए हैं हमने। पहला बताया था धनात्मक स्थानांतरण, जिसको हम सकारात्मक भी कहते हैं। दूसरा हमने आपको बताया नकारात्मक, जिसको हम ऋणात्मक भी कहते हैं। और तीसरा हमने आपको बताया अधिगम का शून्य स्थानांतरण। आपको बस एक तरीका याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिए, वहीं से ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। केवल एक चीज़, पहला जो था और अधिगम का स्थानांतरण बेटा कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, दूसरे वाले नाम भैया देख लीजिएगा ऊपर, और तीसरा शून्य। अब इनमें है क्या? धनात्मक वाले में मैंने आपको बताया कि क्या करेगा, एक जगह पर सीखा गया ज्ञान दूसरे जगह पर सीखे गए ज्ञान में क्या करेगा? सहायता पहुंचाएगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है। और इसके बाद जो ऋणात्मक है, इसमें क्या करेगा? एक जगह पर सीखा गया ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में बाधा पहुंचाएगा, दूसरा या कठिनाई उत्पन्न करेगा दूसरे ज्ञान को सीखने में। और शून्य स्थानांतरण कोई मतलब नहीं। ठीक है, कोई मतलब नहीं, ना ही बाधा पहुंचाएगा और ना ही सहायता करेगा, न्यूट्रल मामला कतई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? अधिगम स्थानांतरण के तीनों प्रकार यहां पर आपने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन आता है कि अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का है, तो आप फौरन लगा दीजिए कि अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। इसके अलावा भी जो अधिगम का स्थानांतरण है 3 प्रकार से वर्गीकृत और किया गया है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो हमने आपको छोड़ दिया था वो ये रहा वो। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं। देखिए क्या है ये। हमने आपको बताया कि अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण निम्नलिखित प्रकार का होता है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको एक चीज मन में आनी चाहिए कि अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर 3 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला लिखा है अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण, दूसरा होता है अधिगम का ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, और तीसरा होता है अधिगम का द्विपार्श्वीय स्थानांतरण, बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। चूंकि बहुत ध्यान देने वाली बात है, चूंकि ये आपको साफ साफ दिख रहा है, चूंकि ये धनात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है, चूंकि ये अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है, और हमने आपको बताया कि हम 3 प्रकार का पढ़ेंगे, और धनात्मक का उदाहरण है तो तीनों में ही क्या होगा? एक जगह पर सीखा गया ज्ञान दूसरे जगह पर सीखे गए ज्ञान को सीखने में मदद करेगा या हमारी सहायता करेगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए कि चूंकि ये धनात्मक वाले के उदाहरण हैं, टाइप हैं, तो ये तीनों एक जगह पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी जगह हम करेंगे, तो तीनों में ही क्या करेगा? मदद करेगा, सहायता करेगा। अब ये मदद और सहायता किस प्रकार की होगी वो अलग अलग तरीका हो सकता है, अभी हम उसको पढ़ेंगे। देखिए अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण, पहला है अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हॉरिजॉन्टल माने होता है क्षैतिज स्थानांतरण। देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि क्षैतिज होता क्या है। क्षैतिज मतलब जिसकी ऐसी रेखा जिसके दोनों बिंदु एक ही तल पर स्थित हो, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, यानी लेवल सेम लेवल होगा,
यही क्षैतिज तल कहलाएगा। लिखा है जब किसी एक ही स्तर अथवा कक्षा में एक विषय से संबंधित सीखा गया ज्ञान अथवा कौशल दूसरे विषय से संबंधित ज्ञान अथवा कुशलता को सीखने में सहायक होता है, तो इस प्रकार का स्थानांतरण क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, एक ही स्तर अथवा एक कक्षा, लिखा है एक ही स्तर अथवा कक्षा में एक ही विषय से संबंधित सीखा गया ज्ञान अथवा कौशल। देखो जैसे कक्षा 10 में हमने गणित पढ़ा और वही गणित कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान को पढ़ने में फायदा पहुंचा रहा है हमको। 10 में पढ़ा हमने गणित और 10 का गणित हमको फायदा पहुंचा रहा है 10 का भौतिक विज्ञान पढ़ने में, तो ये क्या कहलाएगा? देखिए लेवल सेम है, यहाँ भी कक्षा 10 और यहाँ भी कक्षा 10, लेवल सेम, लेकिन चेंज क्या हो गया? ज्ञान। गणित का ज्ञान भौतिक को पढ़ाने में सहायता कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा, यानी लेवल सेम। मैंने बताया कि लेवल कैसा होगा? सेम लेवल पे बात होगी, तो ये अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। आगे देखें, ऊपर बढ़िए, आगे देखें इसको, अधिगम का लंबीय या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। अधिगम का लंबीय या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लिखा है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसको हम वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। लिखा है अधिगम का लंबीय या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लिखा है जब एक स्तर पर सीखा गया ज्ञान अथवा कौशल आगे चलकर ऊपर के स्तर पर ज्ञान अथवा कौशल को सीखने में सहायक हो, तो इस प्रकार का स्थानांतरण अधिगम का लंबीय या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कक्षा 12 में अर्जित गणित एवं भौतिक शास्त्र के ज्ञान की सहायता से आगे तकनीकी और इंजीनियरिंग के ज्ञान को अर्जित करना या साइकिल चलाना जानने पर स्कूटर या बाइक चलाना आसानी से सीख लेना। यहाँ पर समझिए लंबीय या ऊर्ध्वाधर, हमने अभी आपको बताया ऊपर की क्षैतिज क्या होता है, अभी हमने आपको बताया ऊपर की क्षैतिज क्या होता है, ऐसा जिसके दोनों बिंदु एक ही तल पर स्थित हो, और ऊर्ध्वाधर ये होता है कि एक तल पर स्थित नहीं होंगे, एक नीचे और एक ऊपर। तो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, देखें इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर है कि जब एक स्तर पर सीखा गया ज्ञान अथवा कौशल आगे चलकर ऊपर के स्तर, आगे चलकर क्या होगा? ऊपर के स्तर पर, वहां एक ही स्तर था, सेम स्तर था, हाई स्कूल का गणित और हाई स्कूल की फिजिक्स, हाई स्कूल यहाँ भी और हाई स्कूल यहाँ भी, स्तर सेम, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि नीचे के स्तर पर काम सीखे और फायदा मिला ऊपर जाकर, और ऊंची पढ़ाई पढ़न गए हुआ फायदा मिला, तो ये क्या कहलाएगा? अधिगम का लंबीय या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कहलाएगा। यहाँ उदाहरण से समझिए, कक्षा 12 गणित एवं भौतिक विज्ञान खूब पढ़े, खूब कोचिंग गए, गणित की ओ पढ़ी, भौतिक विज्ञान की खूब कोचिंग पढ़ी, और वो कोचिंग पढ़ी गणित और भौतिक विज्ञान की कक्षा 12 में, और फिर आपके दोस्त ने कही अब हम इंजीनियरिंग करेंगे, और उस कक्षा 12 का गणित और भौतिक विज्ञान का फायदा आपको कहाँ मिला? तकनीकी और इंजीनियरिंग के ज्ञान में। ठीक है, कक्षा 12 निम्न स्तर, और ये जो इंजीनियरिंग का स्तर है ये कैसा है? उच्च स्तर है। तो ये क्या कहलाएगा? अधिगम का लंबीय या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, कि हमने जो काम सीखा छोटे लेवल पे, लेकिन उस छोटे लेवल के काम ने हमको कहाँ फायदा पहुंचाया? बड़े लेवल के काम सीखने में। जैसे साइकिल चलाना और स्कूटर चलाना, हालांकि ये हमने आपको पहले ही बताया, ये पॉजिटिव के ही हैं सारे उदाहरण। तो साइकिल का लेवल कैसा है? लो लेवल है, और स्कूटर या बाइक का लेवल थोड़ा बड़ा है। तो साइकिल लो लेवल का काम सीखा, फायदा मिला बड़े लेवल के काम को करने में। ऐसे ही आपने मान लो यहाँ बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे, तो कक्षा 12 में आपने बायोलॉजी पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, और उसके बाद आपने कही ना हम तो भैया नीट करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। तो आपको कहाँ फायदा मिला? आपने यहाँ बायोलॉजी पढ़ी और नीट करने गए, उसमें आपको फायदा मिल गया।
ठीक है, तो ये भी काहे का उदाहरण होगा, अधिगम के लंबीय या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण का ये उदाहरण होगा। इसके आगे देखें, अधिगम का द्विपक्षीय स्थानांतरण या बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बड़ा महत्वपूर्ण है, यही पूछा जाता है। देखिए, जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्य या कुशलता दूसरे अंग की कार्य कुशलता को प्रभावित करे तो इस प्रकार के स्थानांतरण को अधिगम का द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति दाहिने हाथ से लिखता है तो आवश्यकता होने पर वह बाएं हाथ से भी लिख सकता है, जबकि बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास या प्रशिक्षण उसने कभी प्राप्त नहीं किया हो। जैसे एक उदाहरण, जैसे देख लिया, जैसे देखो क्या हमने एक ह्यूमन बॉडी बनाई। ह्यूमन बॉडी एक स्ट्रक्चर है, खाली तुलना मतलब मान लो, एज्यूम कर लीजिए ये कोई ह्यूमन बॉडी है, इसके ये हाथ है। अब हम इसको बीच से काट दें तो क्या होगा, कतई बराबर बराबर सेम एकदम एक जैसी दो बॉडी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मान लीजिए जब आप बचपन में लिखते थे तो आपने किसी एक हाथ से लिखने का अभ्यास किया होगा, है नहीं। जनरली हम लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं, तो दाहिने हाथ से ही आपने लिखने का अभ्यास किया है। लेकिन अगर आपसे यह कह दिया जाए कि आप अपना नाम बाएं हाथ से लिख दीजिए, क्या आप बाएं हाथ से नहीं लिख पाएंगे? भाई बेशक लिखेंगे, वो अलग चीज है कि हम उतना अच्छा ना लिख पाएं या उतनी स्पीड में ना लिख पाएं या उतना ज्यादा ना लिख पाएं, है नहीं, बहुत सारी चीजें। लेकिन हम दाहिने हाथ से हमने लिखने का अभ्यास किया है, पूरा जीवन दाहिने हाथ से लिखे हैं, लेकिन अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो हम भैया बाएं हाथ से भी लिख देंगे, ऐसी बात नहीं है। जबकि हमने अपने बाएं हाथ से लिखने का जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, अभ्यास है, भैया कभी नहीं किए हैं, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि जब शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण, भाई एक भाग हमारा ये हाथ, ये पूरा शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण शरीर के दूसरे भाग में स्वतः ही स्थानांतरित हो जाए, भैया स्वतः ही स्थानांतरित हो गया। जो हमारा जो राइट वाला हिस्सा था, इसको हमने सीखने का लिखने का प्रशिक्षण दिया और ये स्वतः ही कहाँ ट्रांसफर हो गया, शरीर के बाएं भाग में, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण शरीर के दूसरे भाग में स्वतः ही स्थानांतरित हो जाए तो बताइए यह अधिगम के कौन से स्थानांतरण का उदाहरण है। तो यह अधिगम के द्विपक्षीय या इसका एक और नाम होता है हिंदी में द्विपार्श्वीय, बाइलेटरल द्विपार्श्वीय स्थानांतरण भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग यहां पर नोट कर लीजिए, द्विपक्षीय के पास द्विपार्श्वीय स्थानांतरण भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये भी कंप्लीट होता है कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एक बार हम इसको आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अधिगम स्थानांतरण होता क्या है, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। हमने आपको बताया कि अधिगम स्थानांतरण 1, 2, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले धनात्मक स्थानांतरण जिसको हम सकारात्मक भी कहते हैं, दूसरा नकारात्मक स्थानांतरण जिसको हम ऋणात्मक भी कहते हैं, और तीसरा शून्य स्थानांतरण। तीनों ही स्थितियां एकदम क्लियर हैं, जिनको अभी क्लियर नहीं है वीडियो बैक जाकर फिर से देख लीजिएगा। उसके अलावा हमने आपको बताया कि जो अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कितने प्रकार का बताया, 3 प्रकार का बताया। सबसे पहला उसमें बताया था क्षैतिज स्थानांतरण, दूसरा बताया ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, और तीसरा हमने आपको बताया कि अधिगम का द्विपक्षीय स्थानांतरण या द्विपार्श्वीय स्थानांतरण, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा समाप्त होता है। इसके बाद ये एक टॉपिक और है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम स्थानांतरण की दशाएं, कंडीशंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि किन किन स्थितियों में अधिगम का स्थानांतरण होता है, किन किन स्थितियों में अधिगम का स्थानांतरण संभव हो पाता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। तो याद कर लीजिए भैया, सबसे पहले सीखने वाले की इच्छा। भैया अगर सीखने वाले की इच्छा है, वो अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहता है, तो भैया तभी कर पाएगा, ठीक है ना। अब वो कभी लुल बने बैठे हो कि नहीं हम तो करेंगे ही नहीं, तो कैसे होगा।
गधे को आप नदी तक लेके जा सकते हैं, ठीक है, जबरदस्ती पानी पिला सकते हैं? नहीं पिला सकते, ठीक है। तो सबसे पहला सीखने वाले की इच्छा। दूसरा है सीखने वाले की मानसिक योग्यता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप अगर किसी छोटे बच्चे से 4, 5, 6 साल के बच्चे से ऐसी उम्मीद करें कि वो अधिगम का स्थानांतरण कर ले, साहब उसने ये सीखा वहाँ यूज कर ले, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो सीखने वाले की मानसिक योग्यता भी इतनी होनी चाहिए। तीसरी समझ, ठीक है ना। चौथा है सामान्यीकरण की योग्यता। पांचवा है विषय वस्तु से समानता। मैंने वही बताया गणित और भौतिक विज्ञान वाला, विषय वस्तु से समानता। अगला शिक्षण विधियों की समानता। फिर है विषयों के अंतरण मूल्य या विषयों की समानता। फिर है प्रशिक्षण के द्वारा भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पूर्व अनुभव, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। और लास्ट होता है हमारा विषय के प्रति मनोवृत्ति। इसके अलावा भी कई सारे हो सकते हैं जो आपको लगते हैं, आप अपने हिसाब से भी अपने दिमाग का प्रयोग करके भी आप इसको आंसर को टिक कर सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था आज कंप्लीट होता है, अधिगम का स्थानांतरण, ठीक है। अधिगम का स्थानांतरण पूरा हमने टॉपिक पढ़ा। अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अधिगम स्थानांतरण की दशाएं, ठीक है, किन किन कंडीशंस में अधिगम का स्थानांतरण होता है। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं हम आपसे कि आपको पूरा ही टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा है, समझ आया है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, जिससे सभी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं इसका भरपूर फायदा ले पाएँ। आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ सुधार करने की आवश्यकता है हमको, तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके हमको बता सकते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। बाकी जो आपका आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।